हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर पे। और आज हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स, जो आपका सिलेबस में पेपर रहने वाला है ह्यूमन राइट्स का, उसके बारे में एक नया पेपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आज हम सारा जितना भी परिचय है, इंट्रोडक्शन है, इसका इंपॉर्टेंस है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज आज हम जानने का काम करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, देखो तो इंट्रोडक्शन देखें अगर, तो मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये आज के जमाने का। और क्यों ये मोस्ट कॉन्सेप्ट है, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हर एक व्यक्ति बिना मानव अधिकारों के मानव बन ही नहीं सकता इंसान, या फिर अपनी जो लाइफ है वो गरिमा में डिग्निटी के साथ, फ्रीडम के साथ जी ही नहीं सकता। जैसे ह्यूमन राइट किसके बारे में बात करता है? क्या फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट है? हाँ बिल्कुल है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलता है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अच्छा ये बताओ कि अगर हमें बोलने का अधिकार ना दिया जाए, अगर हमें सोने का भी अधिकार ना दिया जाए, अगर हमको बराबरी का अधिकार ना दिया जाए, तो क्या होगा? हमारी जिंदगी का कोई मतलब होगा? बताओ, जिंदगी का कोई मतलब होगा? जिंदगी का मतलब तभी तो है जब तुम्हें आजादी है, बोलने की, लिखने की, बराबरी की आजादी है, पढ़ने की आजादी है, बाहर निकलने की आजादी है, तभी तो तुम अपनी लाइफ को अच्छे एक्सटेंट तक ले जा करके जी सकते हो, जो लाइफ में चाहो अचीव कर सकते हो। तो तुम सोचो कि इंसान तभी तुम बन पाओगे जब तुम्हारे पास कुछ राइट्स आएंगे। तो देखो, ये ह्यूमन राइट जो है ना, ये कब की बात करता है? जब से पैदा हुआ इंसान, जैसे जन्म हुआ, उसके अंतिम संस्कार तक, उसके मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार तक भी जो ह्यूमन राइट है वो उसका साथ निभाने का काम करता है। तो तुम सोचो ह्यूमन राइट हमारे लिए कितना जरूरी है। और ये जो तुम ह्यूमन राइट पूरा पढ़ने वाले हो ना, इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ोगे और बहुत अच्छी तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि तुमको समझा पाऊं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इट हैज बिकम इन द ओपिनियन ऑफ फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ब्रूटोस घाली के अनुसार अगर देखा जाए तो ये बोलते हैं कि अल्टीमेट नॉर्म है ऑल पॉलिटिक्स का। जो मैनकाइंड है ना, यानी कि मानवता की जो भाषा है या जो मानवता है ना, ये किसी भी राजनीति का अल्टीमेट गोल है। अब मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट है या फिर कोई भी देश है, तो वहां की गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्टेट वाले होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या अश्योर करना चाहते हैं? अपने यहाँ शांति, सुरक्षा, इंटरनल डिस्टरबेंस कुछ नहीं चाहते। और वो कैसे आएगी? तो लोगों को बराबरी दे करके आएगी, लोगों के साथ फेयरनेस करके आएगा, लोगों का बेसिक राइट या ह्यूमन राइट जो भी है वो अश्योर करके आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोला, यानी कि ब्रूटोस घाली ने बोला कि ये अल्टीमम नॉर्म्स है हर एक राजनीति का, हर एक पॉलिटिक्स का, कि वहां मैनकाइंड रहे, मैनकाइंड वहां की कॉमन भाषा रहे। तो मानव अधिकार सभी राजनीति का अंतिम पैमाना होता है। इन्होंने जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने बोला, इनका ये ओपिनियन था, इनका ये विचार था। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें टुडे एवरीवन टॉक अबाउट द them and struggle of their recognition। तो हम लोग देखो अपने राइट के लिए बहुत लड़े हैं। ठीक है, बहुत लड़े हैं, जहां जहां भी जैसे हमारा देश जब गुलाम था तो हम भी लोग अपने राइट्स के लिए लड़े हैं। तो वो राइट्स कैसे थे, किससे रिलेटेड थे? तो हमारे ह्यूमन राइट्स ही थे वो। ठीक है, और आज बहुत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये सब भी क्यों आते हैं? क्योंकि मानव अधिकार को लोगों तक पहुंचाया जा सके, दिलाया जा सके, और इनकी सुरक्षा और इनमें बढ़ोतरी जो है वो किया जा सके, ताकि हर एक इंसान अपने जितना भी वो चाहे, जिस भी चरम तक अपनी लाइफ ले जाना चाहे, अच्छी वे में वो ले जा सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, A statement of सर हेनरिच लॉटरपैच बोलते हैं, नोटेड, ये पेटागोनिस्ट थे, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने वाले थे, इंटरनेशनल इमिनेंट इंटरनेशनल लॉयर थे 20th सेंचुरी के। ठीक है, ये क्या बोलते थे
capture the spirit of modern law and function of this state. He observed that the protection of human personality and its fundamental right is the ultimate purpose of all national and international. सीधे सीधे इनका स्टेटमेंट था किसका? तो सर हर्ष लॉटर पैच का कि ह्यूमन पर्सनालिटी, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी के प्रोटेक्शन के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स को दिलाने के लिए अल्टीमेट गोल होता है हर एक देश, हर एक लॉ का, हर एक कानून का, हर एक राष्ट्र का और अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे भी सबका एम यही होता है कि सबको ह्यूमन राइट जो है या ह्यूमन पर्सनालिटी को ह्यूमन किस तरीके से अच्छा प्रोटेक्शन, उनके राइट को प्रोटेक्ट करके दिया जा सके। ठीक है, चलो अब देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं जो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो देखो भैया, हमारा सारथी बैच लॉन्च हो गया था। आप सभी ने देखा होगा कि 1 जनवरी को हमारा सारथी बैच लॉन्च हो गया था, जिसमें सेकंड सेमेस्टर, जितने भी इवेंट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, उस सभी की जो तुम्हारी तैयारी है वो करवाई जाएगी, जिसमें 100% सिलेबस कवर होगा, मेंटरशिप होगा, 24/7 तुम्हारा डाउट सेशन जो है वो किया जाएगा। अभी इसका जो प्राइस है और ये किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो मेरे और रिशु मैडम के द्वारा जो है ये सारी जो चीजें हैं लॉ की वो कवर की जाएंगी, सारे पेपर, सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसका जो प्राइसिंग अगर बात कर ले तो 699 है अभी, और अगर अभी आप इसको एनरोल करते हो, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये भी लिमिटेड पीरियड के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। आज से 5 तारीख तक या 10 तारीख के अंदर जो भी तुम बच्चे करेंगे वो टारगेट 26 जो है वो लगा सकते हैं। तुम्हारा कोड कौन सा, टारगेट, ये सब कैपिटल में रहेगा, देख लो भाई, टारगेट 26, जिससे थ्रू तुमको 26% जो है वो ऑफ मिल जाएगा इन कोर्सेस पे जो हमारे चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये इन्फॉर्मेशन, और कहां से हमको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करना है टारगेट गुरुकुल ऐप हमारा गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, वहां पे जाके कोर्सेज के ऑप्शन में तुमको मिल जाएगा। जब परचेस करोगे तो टारगेट 26 जो है वो कोड लगा देना, तुमको 26% ऑफ मिल जाएगा। किस प्राइसिंग पे मिलेगा ऑफ, तो 699 वाले पे भी तुमको 26% ऑफ मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने अपना व्यू दिया कि ह्यूमन राइट क्यों जरूरी है। तो इसी तरह जो एडलाई स्टीफेंस थे यूएसए के, वंस हैड रिमार्क्ड, इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन राइट्स आर एट द कोर ऑफ द एवरीथिंग वी डू एंड ट्राई टू डू। तो इन्होंने बोला है स्टीफेंस ने कि मानव अधिकार हमारे हर काम और कोशिश के मूल में है। तो कोई भी काम हम करते हैं ना, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो निजी स्तर पे हो, मतलब निजी मतलब लोकल स्तर पे हो, वो मानव अधिकार को ही देखते हुए किया जाता है। तो मूल रूप से मानव अधिकार से हीरा होता है, मानव के लिए ही होता है। ओके, चलो अब आगे इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखो, सिंस 1948, तो 1948 से संयुक्त राष्ट्र ने 100 से ज्यादा मानवाधिकार दस्तावेजों को अपनाया था। एक डिक्लेरेशन आया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में, ठीक है, वर्ल्ड वार के बाद आया था ये। और इसमें क्या किया गया था भैया, 100 से ज्यादा मानव अधिकार को दस्तावेज में लिखा गया और उनको अपनाया गया। तो देखो, जो इंसानी रिश्तों के पूरे दायरों को कवर करता है, इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शरणार्थियों, जो रिफ्यूजी होते हैं, जो प्रवासी मजदूर होते हैं, बिना देश वाले जो लोग होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, मूल निवासी होते हैं, उनके अधिकारों और नस्लीय और धार्मिक भेदभाव, नरसंहार और गुलामी यातना पर रोक शामिल है। तो 1948 में जो यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया, उसमें 100 से भी ज्यादा, मतलब 100 जो है वो दस्तावेज में लिखी गई बातें किससे रिलेटेड या फिर किसको प्रोटेक्ट करने के लिए मानवाधिकार से रिलेटेड बातें लिखी गई। तो महिलाओं, बच्चों, शरणार्थियों, मजदूर, बिना देश वाले लोगों या फिर नस्लीय धार्मिक भेदभाव वाले लोगों या नरसंहार वाले लोगों के ऊपर यातनाएं ना हो, उनको रोकने के लिए ये 100 जो मानवाधिकार के मामले थे या मानवाधिकार जो है वो
लिखे गए, ऐड किए गए, ओके, इस डिक्लेरेशन में, इस घोषणा पत्र में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट लगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि भाई जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में, सेकंड में देखा गया था ना, उस समय जो लोगों की स्थिति थी वो बहुत खराब थी, उसमें बेसिक ह्यूमन राइट का कहते हैं ना कि ख्याल ही नहीं रखा गया था, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया था। इसलिए बहुत जरूरी था कि भले ही किसी देश में वार हो या कुछ भी हो, तो वहां पे लोगों का, मानव का जो बेसिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उसको तो हमेशा मद्देनजर रखते हुए कोई काम करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उस यूडीएचआर की उत्पत्ति के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। ओके, चलो, किस लिए बना ये देख लिया तुमने। अब यहाँ पे देखो, मानव अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शुरू होने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के संस्थागत तंत्र सामने आए, जो इंसान के व्यक्तित्व के पूरे विकास के लिए आधार और ढांचा में सक्षम थे। जो इंसान, मतलब बहुत सारे जो 100 पॉइंट लिखा गया ना मानव को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थे जो मानव को आगे, मतलब इंसानों को आगे ले जाने में हेल्पफुल रहा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल रहा। अब यहाँ पे देखो, किसी भी स्थिति में मानव अधिकार मानवता के विकास में और मानव समाज के जीवन में एक नया तत्व है, क्योंकि वे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शासन में एक अवधि और अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। तो जहां भी मानव को मानव अधिकार मिलते हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, उनको बोलने की आजादी मिलती है, वहां पे ये समझा जाता है कि ये एक नए युग की शुरुआत है और अच्छा वो कर रहा है वो कंट्री, वो देश, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीजें अच्छी वे में जा रही है। अब हम सीधे आ गए मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि क्या इंट्रोडक्शन है, क्यों जरूरी है ह्यूमन राइट, ठीक है, किसने किसने क्या क्या बोला ह्यूमन राइट्स को, कहाँ से ह्यूमन राइट्स निकल के एक डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र निकल के आया, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो मानवाधिकार है उसको इनकलकेट किया गया, जो 100 मानवाधिकार है उनके बारे में बात हुई, और किन किन चीजों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इसमें स्पेशल प्रोविजंस जो है वो डाले गए। ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट, कि मानव अधिकार का क्या मतलब है। हालांकि मतलब तो बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ देते हैं कि इन जनरल टर्म्स ह्यूमन राइट्स आर एंटाइटलमेंट ड्यू टू एवरी मैन, विमेन, चाइल्ड बिकॉज दे आर ह्यूमन। तो आम शब्दों में अगर बात करें तो मानव अधिकार हर आदमी, औरत और बच्चों का हक है, सबका हक है, जो भी इंसान है उसका हक है, क्योंकि वे इंसान है। तो जो भी इंसान है उसके जो भी हक होते हैं वो क्या है, मानव अधिकार है। दूसरे शब्दों में कुछ जन्मजात और छीने ना जा सकने वाले अधिकार इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं। तो मैंने बोला ना कि जैसे ही आपने जन्म लिया आपको मानव अधिकार मिलेगा, और वो कब तक चलेगा, इट विल बी कंटिन्यू टिल यू दैट इट आफ्टर द डेथ, ठीक है ना, आफ्टर द डेथ, जब तक आपका क्रिमेशन वगैरह नहीं हो जाता, मतलब मरने वाले व्यक्ति का क्रिमेशन वगैरह, अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक ये आपका ह्यूमन राइट आपके साथ रहता है। मानव अधिकार का कॉन्सेप्ट इंसान की गरिमा और इंसान की अंदरूनी कीमत से आता है। इसीलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जो कुछ भी इंसान की गरिमा और इंसानों की बुनियादी आजादी को बढ़ाता है वो मानव अधिकार है। बस यहां से देख लो। Therefore, it is suggested that, ये बोला जाता है that whatever adds, कुछ भी जो ऐड करता है मानव की गरिमा में और एंड द फंडामेंटल फ्रीडम जो है ह्यूमन को प्रोवाइड करवाता है, वही ह्यूमन राइट होता है। तो मानव की या फिर इंसान की गरिमा और इंसान की बुनियादी आजादी में कोई भी चीज अगर बढ़ोतरी कर रहा है या फिर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगा, वो प्रावधान क्या कहलाएगा, मानव अधिकार कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा मीनिंग। सेम जो इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे हिंदी में लिखा है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं अपने बैच की कि यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। जो चीज ऊपर इंग्लिश में है वही सेम डिक्टो नीचे हिंदी में लिखी गई है, और एक्सप्लेन भी आपको डुअल लैंग्वेज में ही किया जाता है, इंग्लिश में किया जाता है, मतलब इंग्लिश भी रहता है और हिंदी भी रहता है। ठीक है, प्योरली ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी ही है, ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लिश ही है।
ठीक है। अब इसी तरह अदर वर्ड में अगर देख ले, दूसरे शब्दों में अगर देख ले तो देखो क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स ह्यूमन राइट्स आर व्हाट ईच ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड एज द ह्यूमन बीइंग टू लिव डिग्निफाइड सिक्योर ऑफ लाइफ ऑफ हर चॉइस। तो कह रहा है, अगर दूसरे शब्दों में बोले तो मानव अधिकार हर एक इंसान को इंसान होने के वजह से मिलता है, जो उसको गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीना प्रदान करता है। ठीक है, मतलब गरिमापूर्ण और सुरक्षित जिंदगी जीने से उसको मिलता है, या जीने के क्रम में जो उसको मानव अधिकार मिलता है, जो अधिकार मिलता है उसको मानव अधिकार कहते हैं। ठीक है, ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर पैदा हुआ हो, चाहे वो गरीब पैदा हुआ हो, चाहे सो कॉल्ड ऊंची जाति में या नीची जाति में पैदा हुआ हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो नाटा हो, चाहे छोटा हो, ठीक है, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, उसको ऑल ह्यूमन बीइंग आर बोर्न, हर एक व्यक्ति फ्री पैदा हुआ है और इक्वल डिग्निटी, उसकी भी सेम गरिमा है जो दूसरे की है। They are endowed with the reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood। और ये एक दूसरे के प्रति, जो भी व्यक्ति पैदा हुए हैं उनका ये होता है कि वो एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के साथ काम करे, सोसाइटी में एग्जिस्ट करे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस assumption is derived from the natural right। ये जो assumption है ह्यूमन राइट का, ये कहाँ से लिया गया है, तो नेचुरल राइट से मिला गया है। नेचुरल राइट कहता है कि जो चीज है वो है, ठीक है, जो चीज है वो है, और इसमें नेचुरल राइट में मोरल्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, थियरी अकॉर्डिंग टू विच राइट टू लिबर्टी इक्वालिटी इज मेंस बर्थ राइट एंड कैन नॉट बी एलिनेटेड, एंड दैट बिकॉज मैन इज रेशनल एंड मोरल बीइंग, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएचर ऑन द अर्थ एंड देयरफॉर एंटाइटल्ड टू सर्टेन राइट्स एंड फ्रीडम्स विच अदर क्रिएचर्स में नॉट एंजॉय। तो देखो भैया, नेचुरल राइट ये कहता है कि अगर आप मानव हो, ठीक है, तो आपको राइट टू लिबर्टी है, राइट टू इक्वालिटी है, जो आपको जन्म से ही मिल जाती है, और इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। कोई आपको इस आजादी को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मैन को रैशनल और मोरल बीइंग बनाने का काम करता है। जो मैन जो है वो रैशनल है, तार्किक है, और एक मोरल बीइंग है जो हर एक क्रिएचर्स है उससे अलग करता है इंसान को। ठीक है, इसलिए इंसान को सर्टेन राइट्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो अपना लाइफ जो है जिस भी एक्सटेंट तक ले जाना चाहे ले जा सके, और ये जो बेसिक ह्यूमन राइट या ह्यूमन राइट है उनको हेल्प करे इनका एम अचीव करने में। ठीक है, उनके लाइफ को गरिमापूर्ण बनाने में। ओके, चलो, फॉर्मली औपचारिक रूप से ह्यूमन राइट्स आर प्रोक्लेम्ड इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखो, जो घोषणा हुई वो हुई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड इन द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जब अडॉप्ट किया गया 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, 10 दिसंबर 1948 में, एंड पुट इनटू लीगल फॉर्म्स इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल एक्ट एंड ट्रीटीज। तो मानव अधिकार को औपचारिक या फॉर्मल रूप से कब अडॉप्ट किया गया, तो 10 दिसंबर 1948 में अडॉप्ट किया गया, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा अडॉप्ट किया गया उसमें सर्टेन राइट्स जो है बताए गए एज अ ह्यूमन राइट। ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट करने की बात हुई इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो भी कंट्री यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन करती थी उसको यूडीएचआर को मानना पड़ता था और अपने यहाँ ह्यूमन राइट जो है वो लागू करवाना पड़ता है। ठीक है, However, there are differences of the opinion with regard to the meaning nature। हालांकि अलग अलग हो सकता है, सबका मीनिंग अलग हो सकता है with regard to human right, लेकिन मतलब एक ही है। ठीक है, चलो, अब मुझे आगे सम डेफिनेशन ऑफ राइट पढ़ लो। आगे का उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे तो पढ़ सकते हो तो, वरना जितना पढ़ाया उतना काफी है तुमको समझने के लिए। सम डेफिनेशन ऑफ राइट्स देखो, कुछ अधिकारों की परिभाषाओं देखो। ठीक है, तो चलो आगे है, ये क्वेश्चन है कि क्या डेफिनेशन है।
अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बाकर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट बाकर, राइट आर द एक्सटर्नल कंडीशन नेसेसरी फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द पर्सनालिटी। तो अर्नेस्ट बाकर के अनुसार कि अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां होती हैं, वे एक्सटर्नल कंडीशन होती है जो व्यक्तित्व की क्षमता के सबसे बड़े संभव विकास के लिए जरूरी होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तित्व कैसे बनाएगा, जब उसको कुछ संभावनाएं मिलेंगी, संभावनाएं मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ह्यूमन राइट मिलेगा और अपना वो व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। तो देखो भाई, अब फिर से पढ़ो, राइट्स आर द एक्सटर्नल कंडीशन। राइट एक बाहरी परिस्थिति है, कंडीशन है जो आवश्यक है, ठीक है, किस लिए आवश्यक है, ग्रेटेस्ट, महानतम, मतलब जहां तक पॉसिबल हो सके मनुष्य के अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी कैपेसिटीज को डेवलप करने के लिए, वहां तक कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, राइट कहलाती है, ठीक है। तो अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व की क्षमताओं के सबसे बड़े संभव विकास के लिए जरूरी है। तो अगर व्यक्तित्व का विकास अगर व्यक्तित्व का विकास चाहिए तो आपको क्या चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार होते हैं, जो चीजें होती हैं, वही क्या होगा भैया, अधिकार होगा। और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट जो है वो बनाए गए हैं, ताकि व्यक्तित्व कोई भी व्यक्ति अपना उच्चतम व्यक्तित्व को प्राप्त कर सके, अपनी उच्चतम हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी को अचीव कर सके विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे देखो दूसरा किसने दिया, अर्नोल्ड जे लास्की ने। ये आपको डेफिनेशन लिखना होता है जब आपको बोला जाएगा कि आप डिफाइन कीजिए किसको, मीनिंग जो मैंने पहले बताया वो था डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस जूरिस्ट और फिलोसोफर के द्वारा आप बताओगे। तो अर्नोल्ड जे लास्की क्या बोलते थे कि दोस कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिज बेस्ट। ये क्या कहते हैं कि भाई अधिकार वो हैं, वे सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां, सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जिसके बिना कोई भी व्यक्ति आमतौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकता या नहीं बन सकता, वो सभी चीज क्या है, अधिकार है, वो सभी चीज अधिकार है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपना बेस्ट देना है तो उसको जो चीज की आवश्यकता होती है वही क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। लास्की का देख लिया। बर्नर्ड आपने बॉस्क्वेंट का देखना है। इन्होंने क्या बोला कि वी हैव राइट टू मीन्स दैट आर नेसेसरी टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर लाइफ्स इन द डायरेक्शन ऑफ द हाईएस्ट गुड ऑफ द कम्युनिटी ऑफ विच वी आर अ पार्ट। तो हम उन साधनों का अधिकार है जो हमारे जीवन के विकास के लिए, उस समुदाय की सबसे बड़ी भलाई की दिशा के लिए जरूरी है। तो अधिकार जो है ये ऐसा साधन है, ठीक है, जो किसी भी मानव के लिए बहुत जरूरी है या किसी भी समाज को आगे दिशा देने के लिए बहुत जरूरी है। तो देख रहे हो राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी तरह बहुत सारे हैं, तुम तीन का पढ़ लेना, ठीक है, तुम तीन का डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, डिटेल्ड है काफी। काइंड्स एंड नेचर ऑफ द ह्यूमन राइट्स हम पढ़ेंगे। अच्छा, 3 से 4 डेफिनेशन तुमने देख लेना, 3 डेफिनेशन तो मैंने ही बताई थी। हाँ ठीक है, पता नहीं क्या बोलने जा रहे थे, भूल गए, ठीक है। काइंड्स एंड नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स हम देखो, मानव अधिकार के प्रकार और स्वरूप कितने हैं। राइट्स कैन बी मेनी काइंड सच एज द लीगल राइट, मोरल राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, कल्चरल राइट एंड सो ऑन। राइट तो कई तरह के हो सकते हैं ना, और ये जितने भी तुम राइट देख रहे हो ना, ये सब ह्यूमन राइट है। तो ह्यूमन राइट कह ले कि वो क्या बोलते हैं उसको, जीनस है, ठीक है, और ये सब उसके स्पेसिस है, ठीक है, वो मूल है और उसके ये सारे जो है अंग है। तो मूल राइट कौन हो गया, ह्यूमन राइट, और उसी के भाग है, उसी के अंग है कौन, लीगल राइट, मोरल राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, कल्चरल राइट, ठीक है। तो पिता कौन है, ह्यूमन राइट, और ये सब उसके बच्चे हैं, ओके, and so on. Those rights which are provided in law and protected by it's called the legal right. तो legal right किसको कहते हैं, right तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो लीगल राइट किसको कहेंगे, वैसे राइट जो लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड हो उसको लीगल राइट कहते हैं, ठीक।
अब लीगल राइट होने से मतलब नहीं है, उस राइट का इन्फोर्समेंट होना भी बहुत जरूरी है। जैसे तुम अपना संविधान पढ़ते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें 12 से 35 तक दिया है भाग 3 में फंडामेंटल राइट, और उसके प्रोटेक्शन या फिर इसके इन्फोर्समेंट की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 32 में कही गई है कि 32 में जितने भी राइट्स हैं उनकी इन्फोर्समेंट वो कैसे लागू होगा उसकी बात कही गई है। तो ये बोला गया कि राइट तो ठीक है, तुमको मिल गया, बोल दिया गया, लेकिन उस राइट को दिलाने के लिए भी, इन्फोर्स लागू करवाने के लिए भी मैकेनिज्म होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बट इट इज क्वाइट पॉसिबल टू हैव द राइट टू something without the right being enforced. For example, if my car is stolen and the thief is not caught or arrested, I still have the right to car. ठीक है। अब राइट तो बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन तुम उसको जब तक इन्फोर्स नहीं कराओगे उस राइट का क्या ही मतलब। इसीलिए आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द राइट बोला गया था, कि मतलब बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि भैया 32 जो है वो आत्मा है हमारे इसकी फंडामेंटल राइट की। वो क्यों? क्योंकि वो इन्फोर्स करवाता है। तुमको राइट बता दिया गया लेकिन उस राइट को तुमको दिला ही ना पाया जाए तो उस राइट का क्या फायदा। ठीक है, खाना बन गया लेकिन खाना तुम खा ही नहीं पाया, परोसने का है ही नहीं, उसका क्या फायदा। ठीक है, या फिर खाना बन गया उसमें नमक नहीं है, क्या फायदा। तो ये सारी चीजें हैं। तो बोला गया कि राइट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन राइट जब तक इन्फोर्स नहीं होता, लागू नहीं होता, तब तक उसकी रेलेवेंस नहीं रहती। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो, यहां से देखो, द राइट टू डेवलपमेंट विच however is also seen as the right to individual। तो विकास का अधिकार जिसे व्यक्तियों का अधिकार भी माना जाता है। तो विकास का अधिकार क्या है? अगर आपको आपके लाइफ को आगे बढ़ाना है तो क्या कर सकते हो तुम लोग? देखो कौन कौन सा राइट चाहिए। सबसे पहले तो शांति का अधिकार, ये क्या है? एक मानव अधिकार है जो मानव विकास के लिए या किसी भी देश के विकास के लिए। देश का विकास कैसे होगा? जब वहां के व्यक्ति, यहाँ के सिटीजन जो है वो विकास करेंगे। तो राइट टू पीस, राइट टू क्लीन नेचुरल एनवायरनमेंट, राइट टू वंस ओन नेचुरल रिसोर्सेस और राइट टू वंस ओन कल्चर हेरिटेज। जब आदमी शांति से रहेगा, जब अच्छे एनवायरनमेंट में रहेगा, जब नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व कर पाएगा, जब अपने कल्चर को बना के रख पाएगा, तभी तो जाकर के वो डेवलपमेंट के ओर बढ़ेगा। ठीक है, डेवलप करेगा। अब यहाँ पे देखो, नेचर ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों का स्वरूप। तो हमने देखा क्या? काइंड बहुत सारे थे ह्यूमन राइट के, जैसे कि फंडामेंटल राइट भी दे सकते हो, सिविल राइट दे सकते हो, पॉलिटिकल राइट देख सकते हो, फिर तुम्हारा मोरल राइट देख सकते हो। ये सब क्या है? काइंड्स है राइट्स के, उसको देख लेना। अब नेचर क्या है भाई? फॉलोइंग सैलिएंट फीचर, कुछ महत्वपूर्ण मुख्य विशेषताएं हैं किसकी? ह्यूमन राइट की। ये कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसको हम देख लेंगे। तो पहला तो है ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल मोरल राइट्स। ये यूनिवर्सल मोरल राइट्स है। दे बिलोंग टू एवरीबॉडी बिकॉज दे आर ह्यूमन। तो कोई भी अगर ह्यूमन है तो उसको ह्यूमन राइट मिल जाता है। ये एक यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, मौलिक या नैतिक अधिकार है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन राइट आर अर्न्ड, बोथ और इनहेरिटेड। अगर हम कहें परिभाषा के अनुसार अधिकार कमाए, खरीदे या विरासत में नहीं मिलते हैं, वे मानवीय गरिमा में निहित होते हैं, उसे छीना नहीं जा सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला कि जैसे आप पैदा होंगे आपको राइट मिलेगा, जब तक नहीं लास्ट होगा और जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक ये ह्यूमन राइट चलेगा। तो क्या आप इसको खरीदते हो? आप जैसे पैदा होते हो आप कहते हो क्या भगवान को कि लो भगवान इतना पैसा और मुझे ह्यूमन राइट दो, या फिर ये लो ऐसे करके मुझे ह्यूमन राइट दो? ऐसा तो नहीं होता। तो वही कह रहे हैं, इसको ना खरीदा जा सकता है, ना ही आपको विरासत में मिलती है, ना ये इसको आप कमा सकते हैं ह्यूमन राइट में। ये एक मानवीय गरिमा में निहित है। मानव पैदा होगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, उसको राइट मिलेगा और उसको छीना भी नहीं
नहीं जा सकता है। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं किसकी, ह्यूमन राइट की। दूसरा क्या विशेषता है, वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल इज दैट राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन द स्टेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन। तो यह जो सिद्धांत है, मतलब ह्यूमन राइट जो है वो सभी लोगों पे, उनकी जाति को देख के नहीं उनको दिया जाएगा, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, इस सब के बिना देखे हुए, इररिस्पेक्टिव, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी सेक्स के हो, किसी भी लैंग्वेज बोलते हो, कोई भी रिलीजन हो आपका, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में आप बिलीव करते हो, कोई भी अदर ओपिनियन रखते हो, कहीं से भी आप हो, कोई भी स्टेटस हो आपका, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल आपको ह्यूमन राइट मिलेगा जन्म से ही। ठीक, चलो ये विशेषता है। तीसरा विशेषता क्या है, दे आर यूनिवर्सल इन द सेंस दैट दे आर ट्रांसेंड द नेशनल बाउंड्रीज और आइडियोलॉजी। और ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है, ये केवल इंडिया में लागू नहीं होगा, ये हर जगह, कोई भी मतलब कि जितनी भी कंट्रीज है, ये हर जगह जो है वो लागू होगा। ओके, तो ये सार्वभौमिक है, ये आइडियोलॉजी या फिर बाउंड्री से बाइंडेड नहीं है, या बाइंडिंग नेचर का नहीं है। They are not specifically liberal, socialist or eastern or western, northern, developed और developing, Christian, Buddhist, Islamic और हिंदू। कह रहा है कि ये जो है ये कल्चरल और वैचारिक रूप से न्यूट्रल बनाया गया है, सबके लिए न्यूट्रल है। ये आप किसी भी धर्म के रहो, आप किसी भी देश के रहो, ये सबके लिए न्यूट्रल है, बायस वगैरह नहीं है। वे खास तौर पर लिबरल और सोशलिस्ट, पूर्वी या पश्चिमी, उत्तरी, विकसित या विकासशील, इकाई, बौद्ध, ईसाई या हिंदू नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अरे ह्यूमन राइट जो है वो तो हिंदुओं के लिए है, अरे ह्यूमन राइट जो है वो ईसाइयों के लिए, अरे ह्यूमन राइट इनके लिए है, ह्यूमन राइट वेस्टर्न पीपल के लिए, ईस्टर्न पीपल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द थिंग्स, ये यूनिवर्सल है। इसका बाउंड्रीज से, धर्म से, लोगों से, लोगों के रिलीजन से, कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, सब जगह सार्वभौमिक है। ठीक है, यूनिवर्सली ये लागू होगा। ठीक है, जैसे मरना एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, लाइफ इज इमॉर्टल, इसी तरह ह्यूमन राइट भी क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसका होता है। अब यहाँ पे देखो चौथा जो इंपॉर्टेंस है इसका फीचर जो है ये इसका, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन इट्स नेचर एंड कंटेंट। तो देखो भैया, मानव अधिकार का जो कंसेप्ट है नेचर और कंटेंट में बहुत बड़ा है, इसमें सभी तरह के अधिकार शामिल है, जैसे नागरिक यानी सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिकल राइट, सोशियोलॉजिकल राइट, कल्चरल राइट, सब तरह के, यहाँ तक कि नए जो उभरते हुए जितने भी राइट्स है, सामूहिक अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकार है, ये सब अधिकार है, ये सब अपने अंदर बहुत तरह के अधिकारों को समाहित करता हुआ है। ठीक है, ह्यूमन राइट, तो ये इसका मुख्य विशेषता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अब यहाँ पे देखो ऑल्सो क्या कह रहा है पांचवा, ऑल राइट्स एंड फ्रीडम्स आर इंडिविजुअल एंड इंटरडिपेंडेंट। तो सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं अविभाज्य और दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है, संयुक्त राष्ट्र उन्हें किसी भी प्राधान्यक्रम या प्राथमिकता के क्रम में नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि पहले आपको राइट टू इक्वालिटी मिलेगा, फिर आपको राइट टू फ्रीडम मिलेगा, फिर आपको राइट टू स्लीप मिलेगा, ठीक है, राइट टू एजुकेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई क्रम नहीं है, किसी की कोई प्राथमिकता नहीं है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, कभी भी कोई भी किसी भी क्रम में आ सकता है। इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं है कि इस क्रम में ये राइट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर छठा राइट भी है, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। तो अधिकार पूरी तरह से असीमित नहीं होते हैं। युद्ध या सार्वजनिक आपातकालन के दौरान इस आपके राइट पे निलंबन, आपके राइट्स को, अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ इमरजेंसी का जो प्रावधान है 352 से लेकर के 360 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया है और उसमें ये बोला गया है कि भैया अगर इमरजेंसी लगी तो तीनों में से किसी भी तरह की, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, उसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो भी फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा या फिर उसको कुछ समय तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसे छठा भी यही बोलता है, इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि राइट ये असीमित नहीं है या फिर पूरी तरह से नहीं है, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ठीक है, ये साइलेंट फीचर देख लिया आप लोग ने।
अब आप देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ राइट्स एट द डोमेस्टिक लेवल डेवलपमेंट, तो घरेलू स्तर पर अधिकारों का किस तरीके से विकास हुआ ये हम अब देखने जा रहे हैं। तो द आइडिया ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ सिटीजन इज ऑल्सो ओल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डे। तो जिस तरीके से राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, राज्य की जो अवधारणा है जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का विचार भी है। ठीक है, एज मैन इज द सोशल बीइंग एंड कैन नॉट लिव विदाउट द सोसाइटी। बिल्कुल, जो स्टेट है वो किसके द्वारा बना हुआ है, लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। तो लोग क्या है, सोशल बीइंग, एक मैन जो है वो सोशल एनिमल है या सोशल बीइंग है और ये सोसाइटी से अलग नहीं रह सकता। सिंस ही और शी इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट ऑफ वंस नीड, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक इंसान है तो एक इंसान अपनी जरूरतें खुद से ही पूरी कर सकता है, उसको दूसरे ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसीलिए सोसाइटी की नीड होती है। द प्रॉब्लम ऑफ राइट्स अरोज इन्वॉल्विंग मैन्स रिलेशंस विद अदर इंडिविजुअल इन द सोसाइटी एंड हिज रिलेशन विद द स्टेट और गवर्नमेंट। तो ये जो प्रॉब्लम थी राइट्स की, मतलब किसका अधिकार है किसका नहीं अधिकार है, ये सोसाइटी में रह रहे लोगों के बीच में ही निकल करके आया। ठीक है, तो जब सोसाइटी बनी, ऐसे लोग एक दूसरे में इन्वॉल्व होने लगे, अपना रहन सहन करने लगे, तभी उसी समय राइट जब है वो प्रॉब्लम में निकल के आया कि अधिकार किसका होगा। मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है, तो जब एक इंसान रहेगा वहां पे तो उसका तो सभी होगा, लेकिन जब एक से अधिक इंसान हो जाएंगे तो फिर राइट का लड़ाई हो जाएगा, अधिकार की लड़ाई हो जाएगी कि किसका अधिकार है किसका अधिकार नहीं है। तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होने लगी, स्टेट का फॉर्मेशन होने लगा, लोग आने लगे, तभी से ही राइट के बारे में बात होने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगे अधिकारों को लेकर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस रिश्तों के जरिए इंसानों ने सामाजिक व्यवहार में कुछ नियम बना दिया गया अधिकारों को लेकर के कि देखो भैया, अगर हम लोग को यहाँ रहना है तो हम लोग का ये अधिकार क्षेत्र होगा या ये चीज होगा, जो सदियों के संघर्षों के बाद आज मानव अधिकारों के रूप में सामने आए। तो पहले जो मानव रहते थे सोसाइटी में, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, रिसर्च किया, जो भी प्रॉब्लम फेस की, उसके बाद उन्होंने रूल्स नॉर्म्स जो भी बनाए, उसी के बेस पे आज उसी का रिजल्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, अपने मानव अधिकार है। ठीक है, उन्हीं राइट की लड़ाई से आया मानव अधिकार। इनका मूल यूरोप में प्राचीन ग्रीक और रोमन राजनीतिक सिस्टम, चीन में कन्फ्यूजन सिस्टम, मुस्लिम दुनिया में इस्लामिक राजनीतिक सिस्टम और भारत में पंचायत सिस्टम मिल सकता है। ये सब जो हमारे यहाँ पंचायती सिस्टम वगैरह है ना, ये सब वही मोरल प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, उन्हीं अधिकारों से रिलेटेड है। लेकिन उन सिस्टम में अधिकारों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से विकसित और समझा हुआ नहीं था, जैसा कि आज हम देखते हैं हमारे यहाँ, हमारे पास यूडीएचआर के अंतर्गत जो राइट्स आते हैं मानव अधिकार, उसमें जितना विकसित अधिकार है, हमारे संविधान में जितना विकसित अधिकार है, जितना जुडिशियल प्रेसिडेंट आता है उसमें जितने अधिकार है, ऑब्वियस सी बात है उस समय वो उतने विकसित अधिकार नहीं थे। अब हमारे यहाँ पंचायत का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो क्या होता था भाई, कि मान लो कि दो लोग जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं किसी चीज पे, तो पंचायती बैठती थी और फिर क्या होता था, वहां पे पंचायती पंच आते थे और डिसाइड करते थे कि असल में वो किसकी है, किसका अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी कॉन्सेप्ट होती थी, नहीं होती थी? ओके चलो, अब यहाँ देखो, मानव अधिकार के विकास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और क्रांतियों का योगदान रहा है। तो मेनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट्स को बनाने में बहुत सारे इवेंट्स और रेवोल्यूशंस जो है वो लगे हुए हैं। फर्स्ट, द अर्लीस्ट कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट आर टू बी फाउंड अमाउंग द 3 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। 3 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तावेजों या संवैधानिक अधिकारों में तुमको शुरुआती मानव अधिकार मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है, नेमली मैग्ना कार्टा 1215 में, जिसमें पहली बार मानव अधिकारों के बारे में बात किए गए, मानव के लिए अधिकार लाया गया। दूसरा द पिटिशन ऑफ राइट 1628 और तीसरा बिल ऑफ राइट जो 1689 में था, अडॉप्टेड आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो इसको अडॉप्ट भी किया गया 1688 में। इन 3 डॉक्यूमेंट्स, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में तुमको अधिकारों का डेवलपमेंट या फिर लोगों को अधिकार क्या मिलने चाहिए, बेसिक राइट, ये सारी चीजें तुमको इसमें दिख जाएंगी।
अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, दीज 3 डॉक्यूमेंट्स वर द फॉर क्या कह रहा है, ये तीनों दस्तावेज आधुनिक बिल ऑफ राइट्स के शुरुआती रूप थे। तो आधुनिक जो बिल ऑफ राइट्स है आपका, उसके ये शुरुआत थे। दे इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द किंग, और जो जो बिल ऑफ राइट्स वगैरह आए ना, जो तीनों दस्तावेज, वो किंग्स के ऊपर मतलब राजाओं के ऊपर उनकी मनमानापन को कम करने के लिए रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस लेकर के आए। ठीक, it may be recalled that the 17th century England, there were the conflict and tensions between the parliament and the king over the latter's arbitrary rule। आप जानते तो कि वहां मोनार्की थी, ठीक है ना, ब्रिटेन में मोनार्की थी, राजाओं का शासन हुआ करता था, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, उस समय किंग का शासन हुआ करता था। तो 17th सेंचुरी में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ, टेंशन हुआ, जिसमें ये हुआ कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है या किसका चलेगा, पार्लियामेंट का या फिर संसद का या फिर किंग का। ठीक है, किसकी शासन चलेगी। दोज स्ट्रगल लेड टू द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और यही जो स्ट्रगल था ये एक रेवोल्यूशन लेकर के आया, ठीक है, क्रांति लेके आई 1688 में यानी 1688 में। दिस रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन, और इसको गौरवशाली क्रांति भी मतलब रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस क्रांति भी कहते थे। मतलब ये ऐसी क्रांति थी जिसमें खून वगैरह नहीं बहा। ठीक, जेम्स सेकंड द किंग वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन, ठीक है, और जो जेम्स सेकंड थे किंग उस समय, उनको मजबूर किया गया उनको गद्दी छोड़ने के लिए। फियरिंग ऑफ हिज लाइफ द किंग फ्लेड द कंट्री, पेविंग द वे फॉर द एक्सेशन ऑफ द थ्रोन ऑफ विलियम थर्ड एंड मैरी सेकंड। अब यहाँ पे देखो अपना जान बचा करके वो भागे, अपनी जान के डर से राजा देश छोड़ करके भाग गए, जिससे विलियम ऑरेंज के और मैरी जो राजा की बेटी थी संघर्ष में संसद का साथ दिया के साथ गद्दी पर बैठने का रास्ता साफ हो गया। मतलब इसके बाद जो लोग आए उनके बैठने का गद्दी पे रास्ता जो है वो शांत हो गया। लेकिन किसके अंतर्गत रहते हुए भैया, आप उस बिल के अंतर्गत रहते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फॉलोइंग द रेवोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट पास्ड द बिल ऑफ राइट्स इन 1689, दिस बिल डिक्लेयर्ड इलीगल एंड क्लेम्ड सस्पेंडिंग एंड डिस्पेंसिंग पावर ऑफ द क्राउन। तो ये जो 1689 में संसद ने जो बिल ऑफ राइट्स पास किया था, इस बिल ने क्राउन के सस्पेंड करने और छूट देने वाले दावों वाली शक्तियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, इन्होंने मतलब पार्लियामेंट का जो बिल आया उसमें बहुत सारे शक्ति कमजोर हो गई, किसकी, किंग की। ठीक है, इसने संसदीय सहमति के बिना क्राउन द्वारा शांति के समय टैक्स लगाने का स्थायी सेना रखने पर रोक लगा दिया। मतलब अब जो भी डिसीजन होता होगा किंग का, वो किसके थ्रू होते जाएगा, तो पार्लियामेंट के थ्रू होकर के जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किंग अपने मनमाने से जो है कुछ भी कर सकते थे। बिल में यह भी कहा गया था, ये जो बिल था 1689 का, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, इसमें यह भी कहा गया था कि बहुत ज्यादा जमानत की मांग नहीं की जानी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा जुर्माना लगाया जाना चाहिए, और ना ही क्रूर और असामान्य सजा दी जानी चाहिए। राजा के समय में, किंग के समय बहुत ऐसी क्रूरता होती थी, तुम पिक्चर्स में भी देख सकते हो, ठीक है, मूवीज में भी देख सकते हो। तो इन सब चीजों पे क्या लगा दिया भैया, रोक लगा दिया गया। अब इट फर्दर प्रोवाइड दैट jurors out to be duly implemented and returned। तो देखो, जूरी सदस्यों को ठीक से पैनल में शामिल किया जाना चाहिए और वापस बुलाने जाने की सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। ओके, और यह कि दोषी ठहराए जाने से पहले खास लोगों पर लगाए गए जुर्माने और जब्ती के साथ सभी अनुदान और वादे गैर कानूनी और अमान्य है। मतलब जितना भी किंग का मनमाना काम था ना, उन सब को जो है वो स्टिक डाउन कर दिया गया और उनके रेस्ट्रिक्शंस को लूज किया गया, और ये कहा गया कि आप कुछ भी करेंगे आप तो पार्लियामेंट के अंतर्गत रहते हुए करेंगे। ठीक है, अब आ गया इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ राइट, मतलब ह्यूमन राइट से रिलेटेड कौन कौन से ऐसी घोषणाएं हुई हैं अभी तक, ये सारा अब हम जानेंगे एक एक करके। अधिकारों को महत्वपूर्ण घोषित,
ठीक है, कौन कौन सी घोषणाएं हुई देख रहे हो, वियना फ्रेंच डिक्लेरेशन, ये सारी बातें जो है हमारी हम नेक्स्ट क्लास में अब अपनी डिस्कस करेंगे। ठीक, जितने फ्रेंच है, वर्जीना है, फिर उसके बाद तुम्हारा हाँ, अमेरिकन डिक्लेरेशन है, ये सारी बातें जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं और इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन है राइट से रिलेटेड, यहाँ ह्यूमन राइट की बात नहीं हो रही, अभी पूरे राइट की बात हो रही है कि राइट की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमने देखा। तो राइट्स को लेकर के जितने भी डिक्लेरेशन हैं ये हम अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे बहुत डिटेल से। आज हमने क्या देखा, जरा सा ब्रीफ हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि क्या लिटरल मीनिंग होता है ह्यूमन राइट का, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और फिर इम्पोर्टेंट जितने भी डेफिनेशंस थे वो हमने देखे, 3 से 4 मैंने डिस्कस किया, बाकी और भी थे। फिर उसके बाद टाइप्स कितने होते हैं ह्यूमन राइट्स के ये हमने देखा, और उसके बाद हमने हिस्ट्री कुछ देखी, उत्पत्ति कैसे हुई थी उस समय और कौन कौन से ऐसे बिल ऑफ राइट्स वगैरह आए जिसके थ्रू उत्पत्ति होने लगी किसकी, राइट्स को लेकर के। राइट्स को लेकर जो कन्फ्लिक्ट है कैसे अराइज हुआ, ये सारी बातें हमने आज डिस्कस की। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।